जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मास्टर क्लास में। तो आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 के लिए। भाग 2 में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दिया हुआ है। दोस्त, नागरिकता क्या होता है? कोई भी देश अपने अपने व्यक्ति या अपने जो नागरिकों के लिए कुछ विशेष अधिकार देता है। उसी विशेष अधिकार को दोस्तों हम बोलते हैं सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता कहते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में दिया हुआ है। दोस्त, जो पहला यानी कि जो 5वां अनुच्छेद है, इस 5वें अनुच्छेद में दोस्त दिया हुआ है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और जब हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो जिस दिन दोस्त लागू हुआ उस दिन यह निर्णय लिया गया कि जब जो व्यक्ति आजादी के टाइम पे हमारे देश में था उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, वो नागरिक ही हमारे यहाँ का माना जाएगा। तो दोस्त, जो व्यक्ति 15 अगस्त 1947 से भारत में ही रह रहा था, तो उसे 26 जनवरी 1950 को यह कह दिया गया कि ये भारत का ही नागरिक है, ये इंडियन का ही सिटीजनशिप है। बस दोस्तों, अगर बात करूं मैं आर्टिकल 6 की, तो दोस्त आर्टिकल 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त के दिन, तो बहुत सारे पाकिस्तान से, जैसे वो 14 अगस्त को बन गया था, तो वहां से बहुत सारे व्यक्ति हमारे भारत देश भी आए। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। लेकिन दोस्त, इसमें एक शर्त थी। इसमें शर्त यह थी कि उसी व्यक्ति को मिल पाएगी जो भारतीय संविधान लागू होने से पहले आ जाता है। जैसे हमारा देश 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है, तो जो व्यक्ति आजादी से और लागू होने के बीच तक आता है उसी को भारतीय नागरिकता मिलेगी। दोस्त, अगर बात करूं आर्टिकल 7 की यानी अनुच्छेद 7 की, तो यह कहता है ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए, ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए जब आजाद हुआ, लेकिन उनको पाकिस्तान पसंद नहीं आया, वो पाकिस्तान में रुके ही नहीं और वो पाकिस्तान से पुनः लौट आए। कहां दोस्त? भारत लौट आए हो। तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत सरकार भारतीय नागरिकता देगी, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन इसमें सेम प्रक्रिया दोस्त, सेम जो विधि रूल्स है जो आर्टिकल 6 में लगता है कि जब भारतीय संविधान लागू होगा उसके पहले ही आपको आना पड़ेगा। जो व्यक्ति यहां से इंडिया से पाकिस्तान गया है उसके पहले ही आपको इंडिया आना पड़ेगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले ही आपको आना पड़ेगा, तभी आपको भारतीय नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी। दोस्त, अगर बात करूं अनुच्छेद 8 की, तो इस अनुच्छेद 8 में दोस्त जो विदेशी भ्रमण है, जैसे हम आज अमेरिका गए, कनाडा गए, रसिया गए, जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी घूमने जाते हैं, घूमने गए या हम किसी और काम से गए, ऐसे में हमारी जो नागरिकता है वो भारत सरकार खत्म नहीं करेगा, ऐसे में हमारी भारतीय नागरिकता रद्द नहीं होगी। तो अनुच्छेद 8 यह कहता है कि अगर हम विदेशी भ्रमण में निकले हैं तो भारत सरकार हमारी भारतीय नागरिकता रद्द नहीं कर सकता है, यानी कि विदेश भ्रमण में ऐसे हमारी भारत सरकार रद्द नहीं कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप। दोस्त, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 9 की, तो अनुच्छेद 9 दोस्तों, जैसे दोस्त जो ये अनुच्छेद 9 है ये कहता है कि अगर हम कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आज मैं भारत का नागरिक हूं और ऐसे में अगर मैं अमेरिका की नागरिकता अगर मैं ग्रहण कर लूं, ब्रिटेन की कर लूं, और किसी देश की कर लूं, रशिया कर लूं, जर्मनी की कर लूं, जापान की कर लूं, ऐसे में मेरी भारतीय नागरिकता छिन जाएगी, मेरी भारतीय जो नागरिकता है वो रद्द हो जाएगी, भारत सरकार हमें देगा ही नहीं। क्योंकि जो भारत सरकार की जो नागरिकता है वो द्विसदनात्मक नहीं है, वो सिर्फ एकल सिस्टम है, एक ही है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले रहा है, इट मीन्स वो वहां की छोड़ के आएगा जहां वो रह रहा था पहले। और अगर भारत का व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, लेना चाहता है, तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी और भारत सरकार उसको रद्द ही कर देगा। तो दोस्तों, इसमें विदेशी नागरिकता
प्राप्त करने पर, ऐसे में हमारी भारत सरकार तो रद्द ही कर देगी और कर भी देना चाहिए। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिकल 10 की, तो ये आर्टिकल 10 ये कहता है कि आपकी जो नागरिकता है, जो आपकी भारतीय नागरिकता है, वो तब तक नहीं कोई रद्द कर सकता, तब तक आपसे कोई नहीं छीन सकता, जब तक आप कोई देशद्रोही नहीं करते। आप भारत देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई छवि नहीं खराब करते हैं, आप ऐसा कोई कृत्य नहीं करते जिससे सरकार को या अपने भारत देश को हानि पहुंचे, क्षति पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार हमारी जो सिटीजनशिप है, जो हमारी भारतीय नागरिकता है, वो छीन लेगी, वो रद्द कर देगी। दोस्तों तो ये छवि खराब करने पर, छवि खराब करने पर ऐसे हमारी भारत सरकार नागरिकता रद्द कर देगा। दोस्तों अगर बात करूं दोस्तों आर्टिकल 11 की, तो आर्टिकल 11 ये बताता है दोस्तों कि अगर भारतीय संसद चाहे तो नागरिकता रद्द कर सकती है। राज्य सरकार नहीं रद्द कर सकती और कोई विभाग नहीं रद्द कर सकता। एक ही विभाग है दोस्तों, उसको कहते हैं गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंदर ही पूरा भारतीय नागरिकता आता है। वो चाहे अधिनियम बढ़ाए, इसके लिए अवधि बढ़ाए, किसी जैसे आप सुने होंगे सीए, एनआरसी, एनआईए, ऐसे जितने भी मामले हैं, जितने सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से जुड़े हुए मामले हैं, वो संसद के गृह मंत्रालय के पास दोस्तों रहता है। इसके पूरा काम करता है गृह मंत्रालय। आई होप आपको 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद आपको अच्छे से याद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको अनुच्छेद अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों तक शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ और इस चीज का फायदा उठा सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। दोस्तों चलते हैं अपने पूरा वीडियो पे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो भारतीय नागरिकता है दोस्तों, जो भारतीय नागरिकता है, इसमें जो पहला संशोधन हुआ है, जो भारतीय नागरिकता में हुआ है, पहला 1986 में संशोधन हुआ है। सबसे पहले दोस्तों 1986 में संशोधन हुआ है। आपको एक याद रखना है, बाकी तो अभी फिलहाल 2019-20 में एक संशोधन हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो दोस्त है वो 1986 1986 में पहला अमेंडमेंट होता है। दोस्त अगर मैं इससे बात करूं कि भारत सरकार एक अधिनियम लेकर के आई थी, उसको कहते हैं नागरिकता अधिनियम। वो दोस्त जो नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955, दोस्त जो ये नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें दोस्त 2 चीज लेकर के आई गई। और आज भी जो भारतीय नागरिक है, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, वो आज भी वो नागरिक अधिनियम 1955 के तहत ही चलता पूरा। आज जो भी कानून बनते हैं, जो भी कानून हटते हैं नागरिकता के तहत पे, वो आज भी वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पूरा काम किया जाता है। तो अगर आपसे बात करूं तो दो चीज क्या थी, तो पहली चीज इसमें यह किया गया। तो दोस्तों ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें 3 चीज दी गई हैं। ये कहता है एक दिया जाएगा जन्म के आधार पर, एक दिया जाएगा जन्म के आधार पर, जो 1986 वाला नियम कहता है। दोस्तों जन्म के आधार पर कैसे, यानी जब भारत देश आजाद हुआ, इसके बाद जो बच्चा है उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन किस शर्त पर, उसके जो पेरेंट्स, जो माता पिता हैं, वो भारतीय नागरिक होना ही होना चाहिए। और जो इसका दूसरा है दोस्त, वह कहता है वंश के आधार पर, यानी कि कैसे दोस्त, वंश के आधार पर विदेशी बच्चे को भी नागरिकता मिल सकती है, इंडियन सिटीजन मिल सकती है। कैसे, उसके जो पेरेंट्स हैं, उस पेरेंट्स में से एक दोनों भारतीय हो सकते हैं, या तो दोनों में से कोई एक भारतीय हो सकता है। जैसे सानिया मिर्जा, शिखर धवन, जो इनके जो बच्चे हैं, ये कह सकते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो इंडियंस थे, तो हमें इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो उनको भारतीय सरकार उनको देगी। दोस्तों जो तीसरा है, ये तीसरा कहता है दोस्तों पंजीकरण। पंजीकरण क्या है दोस्तों, पंजीकरण के तहत क्या होता है, जो व्यक्ति भारत देश में 7 साल रह लिया है, जो व्यक्ति भारत देश में 7 साल रह लिया है, वो ये दावा कर सकता है कि मुझे पंजीकरण के तहत
पंजीकरण के तहत मुझे इंडियन सिटीजनशिप दी जाए। दोस्तों अगर बात करूं चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर कहता है कि जो भी व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति, दोस्तों मैं हूं और मैं भारत देश में 12 साल तक रह लिया, लेकिन इसमें एक शर्त है, जो चौथे नंबर में है, इसमें 12 साल तो रहना ही है, लेकिन आप भारत के किसी न किसी एक भाषा को जानते होंगे, तभी एक भाषा को जानते होंगे, आप किसी कला क्षेत्र में निपुण होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कोई ना कोई से एक चीज आपको होना ही होना चाहिए। दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इसी के तहत भारतीय नागरिक बन पाई थी दोस्तों। अब सोचिए दोस्तों, इसी को बोलते हैं देशीकरण, इसी को बोलते हैं देशीकरण। मदर टेरेसा देशीकरण के ही तहत भारत की नागरिकता ग्रहण की थी। दोस्तों अगर बात करूं पांचवें नंबर की, दोस्तों पांचवें नंबर है वो कहता है अर्जित भूमि के बारे में। अब दोस्तों ये अर्जित भूमि क्या है? ये अर्जित भूमि ये बताता है कि जब भारत देश किसी देश को शामिल करता है, किसी राज्य को, किसी देश के टुकड़े को शामिल करता है, तो जो टुकड़े में जो नागरिक है वहां पहले के, जो वहां की पॉपुलेशन है, उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी इस अर्जित भूमि के तहत। जैसे भारत का 22वां राज्य 1975 में सिक्किम बना था, और सिक्किम को दोस्तों इसी के तहत, अर्जित भूमि के तहत उसको नागरिकता दी गई थी। दोस्त ये नागरिकता अधिनियम 1955 मैं आपको पूरा समझा दिया। ये 1955 था दोस्तों, क्या था, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955, ये आपको मैं पूरा समझा दिया दोस्तों। अब बात अगर मैं करूं आपसे, आपको पहले समझा चुका हूं कि जो पहला संशोधन था 1986 में किया गया था। अब दो चीज आपको समझाऊंगा मैं, वीजा और पासपोर्ट। बहुत ही सरल है, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि वीजा किसके लिए है, पासपोर्ट किसके लिए है। दोस्तों अगर हमें विदेशी यात्रा करनी है तो हमें वीजा और पासपोर्ट दोनों बहुत जरूरी है। अब आपको एकदम सरल शब्द में समझाऊंगा दोस्तों, एकदम आसान भाषा में। जैसे मैं अपने घर में हूं और मुझे अपने घर से किसी दूसरे पड़ोसी घर जाना है, तो मैं अपने घर से पूछ के जाऊंगा उस पड़ोसी घर में। जब हम कहते हैं ना पापा मैं आ रहा हूं 2 मिनट से, तो मैं पापा से पूछा, जब मैं पापा से पूछा, अपने घर में पूछा, तो वो हो गई पासपोर्ट। और जब विदेशी घर में जा रहा हूं, यानी कि मैं पड़ोसी घर में जा रहा हूं, उस पड़ोसी घर में पहले मैं बताऊंगा मैं कि तुम्हारे घर आ रहा हूं मैं। ऐसा थोड़ी नहीं हमारे वहां लड़ाई हमारे से पहुंच जाएंगे, हम उसको बताएंगे कि तुम्हारे घर कल आ जाएंगे। वो पूछेगा हमसे डॉक्यूमेंट दो, हमसे डॉक्यूमेंट घर से पूछ के आना। हम बोले हम घर से पूछते हैं, पासपोर्ट हम ले लिए हैं, और लो तुम हमारा डॉक्यूमेंट ले लो पड़ोसी, और देख लो हम कोई अपराधी नहीं है। अगर वो हमारा वीजा फाइनल कर दिया तो हम वहां चले जाएंगे। जैसे मुझे अमेरिका जाना है, किसी और देश में जाना है, तो अपने देश से बनवाऊंगा मैं पासपोर्ट। हमारा देश तय करेंगे हाँ तुम जाने लायक हो कि नहीं हो, देश छोड़ने लायक हो कि नहीं हो, घूमने लिए हो कि नहीं हो, तो पासपोर्ट बना के दे देगा। अब वीजा के लिए हमारे वेरिफिकेशन उस देश में जाएगा जहां हमें घूमने जाना है, और हमारा डॉक्यूमेंट उस वो देश भी चेक करेगा, और वो देश चेक करके बताएगा चलो वीजा तुम्हारा कंफर्म है कि नहीं है। ऐसे में वीजा देता है विदेशी जहां हम जा रहे हैं, और पासपोर्ट हमारा देश देता है जहां हम रह रहे हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा वीजा और पासपोर्ट। दोस्तों एक और चीज है, वीजा तो हो गया जो विदेशी देता है, पासपोर्ट हमारा देशी देता है। लेकिन दोस्तों आप सुने होंगे एक और चीज, एनआरआई। आप सुने होंगे एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन या इंडिया। ऐसे भारतीय नॉन नहीं रेसिडेंट नहीं रह रहे हैं इंडियन, भारत में नहीं रह रहे हैं वो, लेकिन वो भारत के ही हैं। जैसे मेरा पेपर है, मुझे घूमने और किसी काम से जाना है, पढ़ाई करने अमेरिका जाना है, या जापान जाना है, रशिया जाना है, चाइना जाना है, तो मैं 6 महीने के लिए चला गया। तो ऐसे में मैं भारतीय नागरिक हूं, लेकिन मैं एनआरआई कहलाऊंगा। मैं एनआरआई कहलाऊंगा, यानी कि भारत का हूं लेकिन भारत से अभी बाहर हूं मैं, तो मैं इस कारण मैं एनआरआई कहलाऊंगा। दोस्तों होता है ऑब्जर्व। दोस्तों जो ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व नागरिकता, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए होता है। जैसे कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति है और वो विदेश की नागरिकता, हमारी भारत की नागरिकता छोड़ चुका है, और वो अमेरिका में रह रहा है, जापान में रह रहा है, कहीं और देश में रह रहा है, उसके लिए हम ऑब्जर्व नागरिकता दे देते हैं, ताकि जब वो हमारे देश भ्रमण करने आए, घूमने आए, रहने आए, इलाज करवाने आए, तो उनको वीजा की जरूरत न पड़ी। अब आपको जो समझ में आया होगा वीजा क्या है,
मैं आपको इसीलिए पहले वीजा समझा दिया था, पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है। तब आप समझ गए होंगे कि जो ऑब्जर्व नागरिकता है तो हम उसको क्यों देते हैं। जब हमारे यहाँ आएगा तो उसको वीजे की कोई जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि तुम ठीक ठाक आदमी हो, बढ़िया, अब तो बड़े आदमी की इज्जत होती ना है, तो इसलिए उसको दे दिया जाता है। जब हमारे देश घूमने आओगे तो तुमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीजा की, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आई होप इसको आप समझ गए होंगे एनआरआई क्या होता है। अब मैं आपको समझा दूं सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। दोस्तों जो हमारा देश है भारत देश, इसके पड़ोसी देश जैसे कि अफगानिस्तान, जो सीए है 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो क्या है, वहां हमारे जो जैसे मुस्लिम समुदाय है, वहां बांग्लादेश में हो गया, अफगानिस्तान में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, इन तीनों देश में मुस्लिम बहुल होने के कारण ऐसा माना गया कि जो जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी धर्म है, जैसे पारसी है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, इनको सताया जा रहा है। तो इन तीनों देशों से बहुत सारे लोग छोड़ करके भारत में आ गए और भारत की जब नागरिकता के लिए बोले तब सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय नागरिक 2019 के तहत यह बताया गया कि तुमको भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो इसमें ऐसे देश जैसे पाक है, अफगानिस्तान है और बांग्ला है। इन तीनों देशों से दोस्तों, इन तीनों देशों जो भी व्यक्ति आए उनको हम माइनॉरिटी के तहत कि तुमको सताया गया धर्म के लिए तुमको हम सीए 2019 के तहत हम तुमको नागरिक। लेकिन दोस्तों इसमें एक वो रखा गया कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आया होगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आया होगा उसी को मिलेगी। और इसमें एक हम उन देशों के लिए जो वहां से व्यक्ति बेचारे आए थे उनको हम एक विशेष छूट दिए दोस्तों। विशेष छूट क्या दिए, पहले यह था कि तुम 11 साल तक भारत में रहोगे, जब तुम 11 साल तुम पूर्ण कर लोगे तब तुम अपन आवेदन प्रस्ताव करोगे कि हमें इस देश की नागरिकता चाहिए। लेकिन दोस्त उनको भारत सरकार ने छूट दे दी, 11 साल से कम करके 5 साल दे दिया गया कि अगर तुम 5 साल भी रह रहे हो तो तुम अपना दावा कर सकते हो, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों पहले था 11 वर्ष और इसको छोड़ करके बना के दिया गया है 5 वर्ष। और इसकी शुरुआत जो 7 लोग थे 2019 में, तो 2019 7 लोग जो पाकिस्तान के शरणार्थी जो पहले से जो आए थे उनको सबसे पहले दिया गया और 2019 से ही दोस्तों ये सीए शुरू कर दिया गया। तो शुरुआत कहां से दोस्तों हुई, जो पाकिस्तान के 7 शरणार्थी थे 2019 में भारत सरकार उनको अपनी नागरिकता देती है और वहीं से सीए 2019 को शुरू कर देती है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि सीए हो गया, एनआरआई हो गया, लेकिन एक और है दोस्तों, उसको बोलते हैं एनआरसी। उसको बोलते हैं दोस्तों एनआरसी, नॉन रजिस्टर्ड और सिटीजनशिप, नॉन रजिस्टर्ड सिटीजनशिप। इसमें दोस्त क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो जैसे जब हमारा जब ये इंडिया है जो इसको अलग किया था, किसको, बांग्लादेश को 1971 में, और लड़ाई किसकी दोस्त हुई थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बांग्लादेश की। तो दोस्त वहां से जितने लोग हैं अफगानिस्तान में बहुत सताया गया था, उनको किसी धर्म के लिए सताया नहीं गया था, उनको वहां के लिए पॉपुलेशन जनता कारण के सताया गया था। और वो वहां से छोड़ करके बांग्लादेश छोड़ करके कहां भागे दोस्तों, इंडिया भागे। लेकिन जो अब अगर आप देखेंगे बांग्लादेश का मैप कहां है, तो बांग्लादेश के अगल बगल असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब पड़ते हैं। लेकिन अधिकांश लोग दोस्त बांग्लादेश से कहां एंट्री करते हैं, असम एंट्री करते हैं। ऐसे में असम वालों को दिक्कत हो जाती है। अब असम की नागरिकता में शक हो जाता है, इसलिए 2013 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ये कहती है 2013 में कि ये जो एनआरसी बन रहा है, नॉन रजिस्टर्ड सिटीजन बन रहा है, ये विधिवत विशेष रूप से असम वालों के लिए बनता है। और जो व्यक्ति सिटीजनशिप नहीं दिखाएगा, यानी कि अपना एनआरसी नहीं दिखाएगा, उसकी नागरिकता हम रद्द कर देंगे। दोस्तों इसमें कहा गया कि 24 मार्च 1971 के पहले जो भारत आया है, 24 मार्च 1971 के पहले जो भारत आया है, सिर्फ उसी को नागरिकता मिलेगी, इसके अलावा नागरिकता नहीं मिलेगी। और ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट बोला था। और 2015 से और
2015 से एनआरसी लागू हो गया, एनआरसी चालू हो गया, अभी भी चालू और वो उनका तैयार हो चुका है। तो दोस्त आप एनआरसी से समझ गए होंगे, सीए समझ गए होंगे, एनआरआई समझ गए होंगे, वीजा, पासपोर्ट, भाग 2 के 5, 6 और 11 तक अनुच्छेद आप समझ गए होंगे। और आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, एक होता है अम्बेसडर, आप सुने होंगे अम्बेसडर, राजदूत। दोस्त जो राजदूत होता है ये राजदूत हर देश के पास होता है, और जैसे हमारा भारत देश है, हमारे पास काफी सारे राजदूत हैं और हम विदेश में भेजते हैं, सिर्फ इसलिए दोस्त राजनीतिक संबंध बनाने के लिए। ये एक वियना संधि के तहत हुआ था। अब आपको मैं किस दिन वियना संधि के बारे में बता दूंगा दोस्तों। ये वियना संधि के द्वारा हुआ था कि अपना देश अगर चाहे तो विदेशी देश में अपना एक यानी कि अम्बेसडर यानी राजदूत भेज सकता है, लेकिन इस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, इस पर कोई मुकदमा नहीं होगा, इस पर कोई भी केस नहीं तुम चला सकते हो इस राजदूत के ऊपर। तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे, आपको मैं पूरी चीज समझा चुका हूं। अगर आपको वीडियो समझ में आए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो उसको लाइक करिए, और कमेंट में अगर अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिए, और अगर आपको वीडियो कहीं दिक्कत है, कहीं समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको भी लिखिए कि हमें इस चीज को और दोबारा समझाओ, हमें यहाँ दिक्कत हुई है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, आप तक तुरंत पहुंचे, तो दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो डिलीट आ ही रहा है। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।